Okay, in this video, we are going to study about the condensation polymerization. It's a type of polymerization where the polymers are being formed. Now, in the previous video, we have studied about the addition polymerization. In addition polymerization, what we studied that we had a monomers which were unsaturated, उनका double bond remove होके single bond में convert हो जाता है, and then because the carbon की valency जो है वो satisfied नहीं है, तो the repeat units they connect together to form a polymer, a giant covalent molecule. Now in condensation polymerization में जो होता है, जो आपके monomers होते हैं, whatever the n number of monomers, they get connected together because there's a small molecule like water has been eliminated. तो water eliminate हो जाता है और जो भी आपके repeat units होते हैं वो connect होके आपको polymer दे देते हैं. तो the forward, now this is a reversible reaction. The forward reaction is going to be condensation polymerization, and the reverse of this polymer where the polymers will be breaking down to monomers is known as hydrolysis. Now both the reactions take place under different scenario. Okay, the condensation polymerization take place in the presence of concentrated sulfuric acid. Now we need to understand the role of concentrated sulfuric acid. Now concentrated sulfuric acid act as a dehydrating agent. It acts as a dehydrating agent. Now dehydrating agent means that it dehydra, means it removes the water from the reaction or from the compound itself. तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो रोल है वो ये है कि जो भी फॉरवर्ड रिएक्शन में वाटर बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है. अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. इफ यू वांट योर रिवर्सिबल रिएक्शन टू गो इन बोथ द डायरेक्शन एंड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रिया, ठीक है, इक्विलिब्रिया स्टेट में वो एग्जिस्ट करे, तो उसके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी रहने चाहिए और जो उसके पास प्रोडक्ट है वो भी इंटैक्ट होने चाहिए अगर उसको रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करना है. ठीक है, दैट मींस उसको फॉरवर्ड रिएक्शन में और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों. अब यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका जो एक प्रोडक्ट है वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसका एक प्रोडक्ट को रिमूव करेगा तो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस रिएक्शन विल नॉट बी एबल टू गो बैक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन क्योंकि उसके पास एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट जो है उसका वो मिसिंग है, एक reagent जो है वो मिसिंग है. तो in this scenario what will happen, क्योंकि one reagent will go missing, so the reaction is just going to go in the forward direction. ये रिवर्स करना बंद कर देगा तो मोनोमर्स जो भी हैं वो सिर्फ कंबाइन करके पॉलीमर्स देंगे. ठीक है, अच्छा, अब ये रिवर्सिबल है तो लेट्स सी कि रिवर्सिबिलिटी कब होगी. तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं. ठीक है, कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं. नाउ व्हाई डू वी कॉल इट हाइड्रोलिसिस? द हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर, रिएक्शन विद वाटर. तो जब आपका रिएक्शन विद वाटर होता है तो आप उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं. तो हो क्या रहा है, यहाँ पर पॉलीमर्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस हाइड्रोलिसिस और मोनोमर्स. तो बेसिकली क्या हो रहा है, पॉलीमर्स, ये खुद जो पॉलीमर्स है ये डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं. ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या फिर आप इनको कह लें कि ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं. और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो जो वाटर का पार्ट जो इनमें से एलिमिनेट हुआ था जब ये पॉलीमर्स बने थे तो वाटर दोबारा से कंबाइन करके आपको मोनोमर्स देता है. नाउ बट अगेन जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पेशल कंडीशंस थी इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन भी स्पेशल कंडीशंस है. अब हाइड्रोलिसिस की स्पेशल कंडीशंस जो होती हैं, दैट मींस द हाइड्रोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्कली. तो हाइड्रोलिसिस के लिए, अच्छा, एक चीज और याद रखो कि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं, दे एक्चुअली in the organic reaction your covalent compounds which are basically your organic compounds are involved. तो ये जो covalent compounds के जो reaction है, ये organic compounds के जो reaction है, ये comparatively slow reactions होते हैं. जो आपके ionic compounds के जो reactions होते हैं ये comparatively fast होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होंगे ये स्लो होंगे और ये स्लो होते हैं, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है और इसीलिए हम इनको प्रेफर करते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस. और अंडर स्पेशल कंडीशंस दैट मींस अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उनको हम प्रेफर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए इस सिनेरियो में भी या अदरवाइज भी इन एल्कीन्स में भी, एल्कीन्स के जितने भी रिएक्शंस हैं वहाँ स्पेशल कंडीशंस यूज हो रही होती हैं और कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है. इसी तरह से एस्टरिफिकेशन में भी कैटलिस्ट और रिफ्लक्स कंडीशन. तो आप
डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख लें, हर एक में आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है और स्पेशल कंडीशंस यूज हो रही हैं। तो हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन, जहां पॉलीमर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एंड दे when they combine with water, they will be giving you monomers. Now the special condition in this scenario are dilute acid and dilute alkyl, which is totally reverse of the forward reaction where we are using concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid दो तरह से काम कर रहा है, एक it is acting as a catalyst speeding up the reaction, दूसरा ये water को absorb कर लेता है, जिसकी वजह से एक reagent goes missing and the reaction will not go in the backward direction. Is this much clear? Now let's proceed. अब हम let's go ahead. अब होता ये है कि okay, we have to study some of the condensation polymers which are in the syllabus. Now, I have divided all those condensation polymers under the two categories. This is category 1 and this is the category 2. The category 1 are known as synthetic polymers. They are synthetic condensation polymers, right? Now, or we call them man-made. और दूसरी जो category है, that is natural polymers, ठीक है, जो naturally exist करते हैं in nature. Now, among the and this column on the extreme left side, we have the linkages or the repeat unit. Linkages or repeat unit वो होते हैं कि जो पूरे polymers के दौरान जो भी उनकी chain है, जो भी आपका giant covalent मॉलिक्यूल जो बन रहा है, उसके अंदर रिपीट यूनिट क्या है, उसमें एक चीज जो है वो कॉमन आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो व्हाट इज दैट रिपीट यूनिट? इस रिपीट यूनिट के बेसिस पर हम उनको बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये रिपीट यूनिट के बेस पे आप इनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आपका नायलॉन एंड प्रोटीन दो इस तरह के पॉलीमर्स हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसके अंदर दोनों के अंदर एमाइड लिंकेज होती है। अच्छा, अब एमाइड लिंकेज क्या होती है? दैट इज बेसिकली C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये आपकी एमाइड लिंकेज है। NH, it's C double bond O NH, right? So this is what we have. This is C double bond O NH. So this is basically your repeat unit. ये repeat unit है पूरी चेन के अंदर, जहां जहां ये जो भी चेन जा रही है आपकी giant covalent मॉलिक्यूल की चेन, या आप उसको पॉलीमर कह लें, तो जगह आपका जो रिपीट चीज नजर आएगी आपको, वो आएगी C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। तो दिस इज द रिपीट यूनिट। सो नायलॉन एंड प्रोटीन में एक जो कॉमन चीज है, दैट्स अ रिपीट लिंक यूनिट, दैट इज अ रिपीट linkage or repeat unit, that is your amide linkage. What do we call it? We call it amide linkage, ठीक है। अब जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। व्हाई दिस एमाइड लिंकेज इन द केस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज? बिकॉज हमें पता है कि प्रोटीन जो पॉलीमर है उसको ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन एज एन एंजाइम, ठीक है। तो ये पेप्सिन एंजाइम जो इस रिपीट यूनिट को, इस चेन को जब ब्रेक करेगा, तो हम इसको पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। अदरवाइज जनरली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको एमाइड लिंकेज कहते हैं, बट बायो के स्टूडेंट को ये पेप्टाइड लिंकेज के नाम से भी दे कैन कनेक्टेड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दीज आर द टू एग्जांपल्स, ठीक है। ये दो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपके सिलेबस में, एक है नायलॉन और दूसरा है प्रोटीन। हमें इनका कंपैरिजन पढ़ना होगा, ठीक है। आई विल बी शोइंग फर्दर इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ टू कंपेयर देम। और अगर एमसीक्यू में नायलॉन और प्रोटीन दिया हुआ है जिसकी लिंकेजेस सेम है, तो हमें कैसे पता चलता है कि नायलॉन कौन सा है और प्रोटीन कौन सा है, नायलॉन सिंथेटिक कौन सा है और नेचुरल कौन सा है? कई बार एग्जामिनर आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर कह दे देगा और कहेगा कि इसका मैनमेड बनाओ, और मैनमेड दे देगा और कहेगा इसका नेचुरल बनाओ, ठीक है। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स। सिमिलरली द थर्ड वन इज योर पॉलिएस्टर व्हिच इज आल्सो नोन एज टेरिलीन। टेरिलीन का कपड़े का नाम सुना है कि इसमें इतने परसेंट टेरिलीन है या इतने परसेंट पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड polymer which is basically coming under the category of man-made. And here we have the fourth polymer which is coming under the category of natural. Now I have written two of them side by side क्योंकि इनके अंदर, इन दोनों के अंदर linkage same है, and that is an ester linkage. एस्टर लिंकेज क्या होती है? C डबल बॉन्ड O एंड O। तो दैट मीन्स इनके अंदर पॉलिस्टर और टेरिलीन के अंदर जो लिंकेज नजर आएगी वो पॉलिस्टर लिंकेज नजर आएगी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो रिपीट यूनिट होगा इस सिनेरियो में, ठीक है, इन दोनों के अंदर विच इज गोइंग टू बी कॉमन, दैट इज गोइंग टू बी योर एस्टर लिंकेज। दैट मीन्स यहाँ पर आपको रिपीट यूनिट सी डबल बॉन्ड ओ नजर आएगा, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ पूरे स्ट्रक्चर में आपको सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिस्टर और टेरेलिन को इन अ वे हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर एस्टर लिंकेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब आया हमारे पास फिफ्थ केस जो हमें पढ़ना है, इसका कोई कंपैरेटिव नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोमर होता है वो आपका मोनोसैकेराइड्स होते हैं, लेकिन मोनोसैकेराइड्स जब कंबाइन करते हैं तो डाइसैकेराइड्स भी देते हैं और पॉलीसैकेराइड्स भी देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि आपके पास है सुक्रोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव सुक्रोज एंड देन यू हैव सेल्यूलोज। तो ये हमारे ये वाले जो है ना, दीज आर बेसिकली आर पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल आ गया आपके पास सुक्रोज का, आपके पास एग्जांपल आ गया सेल्यूलोज का। तो ये आपके पॉलीमर्स हैं विच आर formed from simple sugars which are your monosaccharide. We'll study about that in detail. तो हमें कितने cases पढ़ने हैं? We have to study case 1 and 2, nylon and protein, which have the same linkage, that is amide linkage. And amide linkage is basically C double bond O NH. Then we have polyester or terylene and fats. Fats is the natural, polyester or terylene is the same thing, which are man-made or synthetic. And what linkage do they have? What repeat unit do they have? They have an ester linkage, which is basically C double bond OO. And the fifth scenario which we have to do is your carbohydrates. Carbohydrates के अंदर जो linkage होती है, ठीक है, that is just an oxygen linkage, ठीक है, वो सिर्फ आपकी ऑक्सीजन लिंकेज होती है। समझ में आ गया? दे हैव एन ऑक्सीजन लिंकेज देयर। So this is a gist of the condensation polymers which are in our syllabus, and what is the commonality between them and how we can differentiate between them, that I am proceeding further, ठीक है। commonality तो मैंने बता दिया कि नायलॉन और प्रोटीन में एमाइड है, पॉलिएस्टर, टेरलिन और फैट में एस्टर है। ऑक्सीजन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है। ये तो अब स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। So here on the screen, I have two polymers. I've already prepared the slide so that I can quickly explain it. Now, one polymer is basically your protein and another polymer is your nylon, and they both have amide linkage. And what is an amide linkage? Amide linkage is C double bond O N and H, ठीक है। अब इसके अराउंड ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से, अच्छा, that question I'll take in the end. Now let's talk about the protein. Protein is basically a natural, और protein हमें पता है कि it is made up of amino acid. There are approximately 20 amino acid which exist, जो कि जिसके अंदर ये alkyl box जो होता है वो different होता है। ये alkyl group I am representing by a box, ठीक है। तो ये alkyl group का difference होता है 20 amino acids में। अब यहाँ पर हमने एक amino acid लिया, this is one amino acid, and let's say this is my second amino acid जिसका मैंने alkyl group को shade कर दिया, ठीक है। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि एक साइड उसके पास NH2 होता है और दूसरी साइड उसके पास C डबल बॉन्ड OH होता है। दिस इज बेसिकली, एक तरफ होता है NH2 ग्रुप होता है और दूसरी साइड मेरे पास COH ग्रुप होता है। अब ये अमाइनो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड 1 एंड दिस इज अमाइनो एसिड 2, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे? व्हेन द वाटर विल बी एलिमिनेटेड, अ सिंपल मॉलिक्यूल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है और NH2 का H जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है और NH2 का H जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो बाकी का हिस्सा आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ गया और NH यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन गया? दिस इज अमाइड लिंकेज। C डबल बॉन्ड ये आ गया और इसके बराबर वाले का ऑक्सीजन आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। सॉरी, ये ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये आपके पास यहाँ पर आएगा NH, ठीक है। इसके बराबर में NH आ जाएगा, इसी तरह से NH यहाँ पर आया इसका, ठीक है, और इसके बराबर में C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो चीज है, यहाँ पर आपके एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है। ये एल्काइल, ये जो है ना, ठीक है, ये आपके डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं और इन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स का जो है वो ये तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो चीज कॉमन है दैट इज बेसिकली योर एमाइड लिंकेज, दैट इज बेसिकली योर एमाइड लिंकेज। तो अब आप देखिए, ये एमाइड लिंकेज, यहाँ पर एक एमाइड लिंकेज है, यहाँ पर एक एमाइड लिंकेज है और यहाँ पर एक एमाइड लिंकेज होगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको दो अमाइनो एसिड से मिलाकर एक पॉलीमर बनाया, तो दो अमाइनो एसिड से मिलाकर तो आपको एक कंप्लीट रिपीट यूनिट नजर आ रहा है और ये रिपीट यूनिट C डबल बॉन्ड ONH है।
ठीक है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, सही। अब इसी का ऑपोजिट, इसी का सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो नायलॉन शो करता है, नॉट ऑपोजिट, सिमिलर। तो अब नायलॉन के अंदर दिस इज अ मैन मेड, दिस इज सिंथेटिक। तो मोनोमर्स जो हम यूज करते हैं वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, ऐसा मोनोमर जिसके दोनों एंड्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। और हम डाई अमाइन यूज करते हैं जिसके दोनों एंड पर आपका अमाइन ग्रुप हो, विच इज योर NH2। अब होता क्या है, ये मेरा एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये डाई कार्बोक्सिलिक, दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक और दोनों एंड पे अमाइन ग्रुप। होता क्या है, अब ये दोनों मोनोमर्स कनेक्ट होंगे जब इसका वाटर का मॉलिक्यूल आप एलिमिनेट कर देंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ का OH का कार्बोक्सिलिक का OH जाएगा और अमाइन ग्रुप का H जाएगा, कार्बोक्सिलिक का OH जाएगा और अमाइन का H जाएगा। ठीक है, जब ये चला गया तो अब आपका दोनों मोनोमर्स आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, दिस हैज बीन गिवन अवे, ये वाटर जो है वो निकल गया। अब आपका बाकी का पोर्शन, अब देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ से आ गया और NH यहाँ से आ गया, तो दिस इज मेकिंग माई एमाइड लिंकेज। ठीक है, इसका NH यहाँ पर आ गया, H इसका वाटर के एलिमिनेशन, सी डबल बॉन्ड हो यहाँ। तो अब आप देखिए ये एमाइड लिंकेज है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो में प्रोटीन में भी एमाइड लिंकेज बनती है और नायलॉन में भी एमाइड लिंकेज बनती है, सो दैट इज अ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब एग्जामिनर करता क्या है कि एग्जामिनर MCQ के अंदर एक में प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे देगा, एक में नायलॉन का दे देगा, और दो ऑप्शंस और दे देगा जिसको हम इजीली डिस्क्रिमिनेट करके उसको हम कैंसिल आउट, रूल आउट कर देंगे। लेकिन A एंड B में से वो पूछेगा प्रोटीन कौन सा है या नायलॉन कौन सा है, तो हमें दोनों ही सिमिलर, दोनों में ही रिपीट यूनिट है और बाकी अल्काइल ग्रुप को हमने बॉक्सेस से दिखाया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा। सो देयर इज अ ट्रिक। नाउ अब देखिए यहाँ पर अगर हम एमाइड लिंकेज को ही देखें तो एमाइड लिंकेज के अंदर यहाँ पर आएगा आपके पास बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ NH, सी डबल बॉन्ड ओ NH, सी डबल बॉन्ड ओ NH। तो बेसिकली एमाइड लिंकेज एग्जैक्टली सेम तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें, इफ यू हैव अ लुक एट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो आपके पास जो एमाइड लिंकेज है वो मिरर इमेज के फॉर्म में आ रहा है। नाउ लेट मी शो यू किस तरह से मिरर इमेज आ रही है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर NH सी डबल बॉन्ड है तो उसको उलट कर दिया, अब ये सी डबल बॉन्ड NH है, ये इसकी मिरर इमेज है पहले वाले की, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, NH सी डबल बॉन्ड है तो सी डबल बॉन्ड NH हो गया, NH सी डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। तो हर बार ये जो अमाइड जो है ना वो फ्लिप कर रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड NH आ रहा है तो नेक्स्ट रिपीट यूनिट NH होगा, NH सी डबल बॉन्ड ओ, समझ में आई बात। और उसके बराबर वाला होगा सी डबल बॉन्ड NH। तो हर बार आपकी मिरर इमेज आ रही है एज अ रिपीट यूनिट। जब भी मिरर इमेजेस आए एज अ रिपीट यूनिट, ठीक है, आई हैव रिटन इट डाउन, एमाइड लिंकेज इन द मिरर इमेज फॉर्म। जब भी मिरर इमेज फॉर्म में आएगा तो आप समझ जाइए वो स्ट्रक्चर जो है नायलॉन का है। और अगर एमाइड लिंकेज आर कमिंग इन द एग्जैक्टली द सेम वे, जैसे फॉर एग्जांपल आ रहा है आपके पास सी डबल बॉन्ड NH, नेक्स्ट भी सी डबल बॉन्ड NH, उसके बाद भी सी डबल बॉन्ड NH। यहाँ पर फ्लिपिंग सिनेरियो नहीं है, यहाँ पर फ्लिप नहीं हो रहा सिनेरियो, एग्जैक्टली सेम तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। जब इस तरह का सिनेरियो आएगा, व्हेन यू हैव द सेम लिंकेज इन द सेम फॉर्म, सेम ऑर्डर पुट अप टुगेदर, देन द स्ट्रक्चर इज बेसिकली योर प्रोटीन। आई होप आई एम क्लियर। Okay, we have the third case here, that's sterylene, and we also call it polyester. And because we are calling it polyester, that which is a polymer, so, it's understood it has a ester linkage. Now, what is an ester linkage? Ester linkage is basically C double bond O and O, ठीक है, जो कि esters में होती है। अब इसके अंदर मोनोमर्स, क्योंकि हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स में एक तरह के मोनोमर्स बहुत रेयरली होते हैं, सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन वो भी 20 कैटेगरीज, 20 टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मोनोमर्स हैं वो एक तो है डाइऑल, एज अ नेम सजेस्ट इट विल बी हैविंग OH group on either side. ये देखो ये diol है, we have an alkyl group in the center, and on the either side we have OH, and this side also we have OH. And the second monomer is basically your dicarboxylic acid. That means we have a monomer where we have on the either side we have COH and COH. ठीक है, this is diol and dicarboxylic acid.
अब जब ये दोनों मोनोमर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो कैसे कनेक्ट होंगे, इनके अंदर से वाटर एलिमिनेट होगा, तो OH ग्रुप फ्रॉम एन एसिड, OH में से H जाएगा और कार्बोक्सिलिक का OH जाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक का OH जाएगा और अल्कोहल का OH अल्कोहल का H जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा। अब जब ये इन ऑर्डर टू फॉर्म द वाटर, व्हेन दिस इज बीइंग एलिमिनेटेड, तो बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो आप लिख लीजिए। तो जो बाकी का जो मॉलिक्यूल है दैट इज इट विल बी फॉर्मिंग C डबल बॉन्ड। यहाँ पर इधर जो आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक है उसका C डबल बॉन्ड आ गया, इस अल्कोहल का ये O आ गया, इस लेफ्ट ओवर अल्कोहल का ये O आ गया, C डबल बॉन्ड O। तो ये बेसिकली आपस में दो मोनोमर्स के पार्ट, ठीक है, जुड़ गए। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज O C डबल बॉन्ड O व्हिच इज बेसिकली माय एस्टर लिंकेज। सिमिलरली ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है और ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ये आ गया C डबल बॉन्ड O और इधर दूसरे मोनोमर का ऑक्सीजन आ गया। So this is another repeat unit which is an ester linkage, and this is another repeat unit which is an ester linkage. Along with that we will be getting n number of water molecules, ठीक है। इसके साथ हमें इसके साथ हमें we will be getting n number of water molecules. सही है, समझ में आ गई? So this is how we will be forming a polyester or a terylene by condensation polymerization. And the catalyst we are going to use here, sulfuric acid, which is going to absorb this water and make the reaction go in forward direction only. But if the reaction need to be reversed, then the process known as hydrolysis, and it should be catalyzed by any dilute acid or an alkali that can be dilute HCl or can be dilute NaOH, ठीक है। So ये इसको catalyze करेगा और आपका reverse reaction हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि polymer by hydrolysis can be broken down into the monomers। और जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि condensation polymers they are biodegradable, they do break down, that's a very positive feature which is they do not have a negative impact on the environment, ठीक है। क्यों? because they undergo hydrolysis, सही। तो ये हमारा fourth category होगी। now let's move on to third category, now let's move on to the fourth category, which is again has an ester linkage, but it is definitely different kind of an ester linkage, that is why I have not इसमें मैंने कंपैरेटिव अकाउंट में दोनों आपको साइड बाय साइड नहीं पढ़ाए, लेकिन यहाँ पर उसमें भी आपके एस्टर लिंकेज होगा। द फोर्थ कैटेगरी इज बेसिकली योर फैट। Okay, this is the fourth polymer, which is basically a fat, which has an ester linkage. Ester linkage is C double bond O. अब यहाँ पर जो monomers होते हैं, एक monomer है glycerol, which is as you can see all है, तो ये basically आपके पास alcohol is a special type of alcohol with 3 carbon connected together by, this is how the glycerol structure is going to be, right? तो ये glycerol का molecule है आपके पास, right? ये एक ही molecule is one big molecule having 3 OH groups into it. Then we have the second, apart from that, we have the next category, the next monomer, which is basically my fatty acid. Now fatty acid का जो structure होता है वो RCOH होता है. This is going to be a complex alkyl group जिसको मैं boxes, shaded boxes से मैंने represent कर दिया है. तो it is going to be RCOOH, क्योंकि मैं जो water molecule निकालना है तो मैंने इसको इस तरह से, instead of writing it as RCOH, मैंने इसको थोड़ा सा पलट के लिखा है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास 3 OH है तो मैंने 3 डिफरेंट तरह के फैटी एसिड लिए हैं, ठीक है। तो H आएगा आपका अल्कोहल का और OH जाएगा आपके पास एसिड का, H जाएगा अल्कोहल का, OH जाएगा फैटी एसिड का, H जाएगा अल्कोहल का और OH जाएगा फैटी एसिड का। So when it undergoes condensation polymerization under the special condition of constant sulfuric acid, so this get connected after the elimination of 3 water molecules which will be getting as a product। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर O इसका, ये देखिए O इसका और C डबल बॉन्ड इसका, तो ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज योर एस्टर लिंकेज, दिस इज एस्टर लिंकेज। तो यहाँ पर ये एस्टर लिंकेज बन रहा है, ठीक है। तो ये एक वन बिग मॉलिक्यूल विद 3 एस्टर लिंकेजेस, और जहाँ 3 एस्टर लिंकेजेस है वहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए। ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन है, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस विल बी कैटलाइज्ड बाय dilute acid or dilute alkali, ठीक है,
or the condensation polymerization will be catalyzed by concentrated sulfuric acid. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अच्छी मजे की एप्लीकेशन की बात बताऊं. जितने भी तरह के फैट्स होते हैं, एनिमल फैट और वट, ठीक है, तो ये फैट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली एस्टर्स. एस्टर्स क्या होते हैं? जब इनका रिवर्स होता है, अब आप जैसे कुर्बानी पे आप देखेंगे तो जो हमारे जो गरीब तबके जो लोग हैं ये चर्बी वगैरह खरीदते हैं. चर्बी इज बेसिकली नथिंग लाइक इट्स फैट. ठीक है, तो ये घर पे दे create they make this fat undergo hydrolysis in the presence of dilute alkali. तो जब hydrolysis होता है, what do? You get the fatty acid and you get the glycerol. but अगर आप उसको dilute alkali के presence में अगर ये reaction करते हैं, तो यहाँ पर जो acid form हो रहा है पहले स्टेप में, तो ये आपको अल्कोहल एंड एसिड दोनों देगा. लेकिन because the presence of an acid and the presence of an alkali is there, so in the second reaction they both are going to react together. When they both will be reacting together, you will be getting either the sodium or potassium salt of fatty acid. And this sodium or potassium salt of a fatty acid is the basic primary ingredient ऑफ सोप. जो सोप होता है फॉर वॉशिंग एंड ऑल, ठीक है, क्लोथ वॉशिंग के लिए. अदरवाइज तो ये जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, ये चर्बी से इस तरह से फैट बनाते हैं. व्हेन दे बॉयल द एनिमल फैट विद एन अल्कली व्हिच इज नोन एज कास्टिक पोटैश और व्हाटएवर, उसके साथ बॉयल जब करेंगे तो इनको सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिल जाएगा, व्हिच इज अ वेरी अनरिफाइंड और वेरी बेसिक elementary form of a soap. जो हम लोग सोप यूज करते हैं दैट इज वेरी रिफाइंड, इट हैज अ परफ्यूम एंड इट हैज डिफरेंट एसेंस एंड स्टफ, राइट. लेकिन ये बिल्कुल बेसिक जो होता है सोप होता है, लेकिन बट इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड स्टफ. तो ये इस तरह से ये आपकी application of this particular reaction which is basically a hydrolysis. I hope I'm clear. ठीक है. अच्छा, अभी इसके अंदर हम एटीपी का एस्पेक्ट और करेंगे, जिसके में 2 मिनट्स पहले मैं आपको सारे पांचों के पांचों स्ट्रक्चर्स बता दूं, उसके बाद में इसका एटीपी के एस्पेक्ट पे आऊंगी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट्स बेसिकली और कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, जो मोनोमर्स होते हैं दे आर बेसिकली सिंपल शुगर्स. आप या तो उनको सिंपल शुगर्स कह लीजिए, या फिर आप उनको मोनोसैकराइड्स कह सकते हैं. यू कैन कॉल इट मोनोसैकराइड्स. मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल्स हैं आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज एटसेट्रा. चाहिए, तो ये एक आपके मोनोसैकराइड्स हैं. जब एन नंबर ऑफ मोनोमर्स और द मोनोसैकराइड्स, ठीक है, सैकराइड्स जब ये कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो ये आपको देंगे पॉलीसैकराइड्स. पॉलीसैकराइड्स का एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. दिस कैन बी योर स्टार्च, दिस कैन बी योर सेल्यूलोज, राइट. अब forward reaction is basically your condensation polymerization, whereas the reverse reaction is again going to be hydrolysis. ठीक है, the forward is condensation polymerization and the reverse is hydrolysis. We already know the conditions or the catalyst needed for it. अच्छा, अब यहाँ पर होता है कि ये जो मोनोसैकराइड्स हैं, ये इस तरह इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इनके दोनों एंड पे OH होता है. दे हैव एन OH ऑन बोथ द एंड्स. ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर दो मोनोसैकराइड्स बना रही हूँ. दोनों मोनोसैकराइड्स के अंदर बीच में इनके पास एल्काइल ग्रुप है और इनके टर्मिनल पे यू हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से होगा क्या, आपका वाटर एलिमिनेट होगा, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन में आपका सिंपल मॉलिक्यूल, तो OH किसी एक मोनोसैकराइड का और H किसी एक का. ठीक है, इसी तरह से OH इसका और H इसका, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. तो अब आपके पास जो कंडेंसेशन पॉलीमर आया वो बेसिकली दैट विल बी हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि इट इज गोइंग टू हैव एन एल्काइल ग्रुप विद oxygen on this side, and we will be having the oxygen from other monosaccharides with which is further connected down. ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन हो जाता है. तो ये आपका जो है दिस इज योर पॉलीसैकेराइड, ठीक है, with an oxygen linkage. इसके अंदर ऑक्सीजन लिंकेज होता है. समझ में आ गई बात. अच्छा, अब these are the 5 cases we have studied. अब एग्जामिनर ATP में कहता है कि
let's come get back to a new slide. Examiner ATP में या planning question में कहता है, planning question में कहता है, these are the, I'm just creating the planning question for you people. Like for example, he says that you have egg protein. ठीक है, आपके पास एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में एक प्रोटीन है और आपको फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड आउट कि इसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, कौन से अमाइनो एसिड्स हैं. So you have to plan an experiment how you will be identifying those amino acids. You have to basically identify, finding, you basically have to identify, you have to identify the amino acid. तो अब हमें क्या करना है, what are we going to plan, किस तरह से हम करेंगे. अब हमारे पास प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन is a polymer. प्रोटीन का we will undergo hydrolysis. ठीक है, हाइड्रोलिसिस किस तरह से करेंगे कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, लेट्स टेक HCl. तो ये जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इट विल बी गिविंग यू अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ये आपको मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स देगा. ठीक है, दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2 में अब आपको इसको आइडेंटिफाई करने इन मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड से. तो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू आर गोइंग टू परफॉर्म क्रोमैटोग्राफी. Chromatography is basically a separation, is an identification technique rather than a separation technique. अब इस chromatography में आप किस तरह से perform करते हैं chromatography के, you will be preparing a chromatogram. ठीक है, आप chromatogram prepare करेंगे और उस chromatogram के अंदर what you will be doing is कि आप यहाँ पर bottom से around approximately 1 centimeter ऊपर एक starting line बनाएंगे. You will be making a starting line with a pencil और उसके ऊपर आप एक छोटा सा small drop of a mixture यहाँ पर लगाएंगे amino acids का. This is a mixture of an amino acid. ठीक है, इस mixture of an amino acid को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, you are going to run it into the solvent. ये आपका solvent का level है. ठीक है, ये solvent level है. जो भी आपका solvent है, it can be your water, it can be amino acid or whatever. Then you will dip this chromatogram into the solvent and you will let it run up. तो जैसे से solvent ऊपर की तरफ run करेगा, तो mixtures के जो amino acids हैं, they will be the components of the amino acid, they're going to separate out, and you have to ensure that the solvent run up till the top of it. And one more important thing is that you are going to cover this whole setup by a bell jar. We don't want this chromatogram to absorb any moisture, ताकि ये अगर ये absorb करेगा moisture तो ये solvent जो है ऊपर तक travel नहीं होगा, absorb नहीं होगा onto chromatogram. One reason. Secondly, हो सकता है हमारे पास solvent यहाँ पर alcohol हो या कोई ऐसा substance हो जो कि volatile हो, तो we don't want our solvent to get evaporated. जिसकी वजह से हम इस पूरे setup को बेल जार से जो है वो कवर कर लेते हैं. ठीक है, वी कवर इट विद द बेल जार. अब हमारे पास ये स्पॉट्स आ गए और हमने पता है कि अमाइनो एसिड जो होता है वो कलरलेस स्पॉट्स देता है. ठीक है, तो ये कलरलेस स्पॉट्स को विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लोकेटिंग एजेंट स्प्रे कर देते हैं. वी स्प्रे द लोकेटिंग एजेंट. लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करने से जो स्पॉट्स होंगे ये विजिबल हो जाएंगे. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ RF वैल्यू, RF वैल्यू का मतलब है कि आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जितना ट्रैवल किया है स्पॉट, लेट्स सपोज A ने, B ने, C एंड D, और उसको डिवाइड करके द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द A. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A को डिवाइड करेंगे बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट. दैट मींस इस डिस्टेंस के साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे. My pointer, my marker is working horrible. Let me draw the straight line here. तो ये आपका solvent का distance है. ठीक है, तो आप A को डिवाइड कर देंगे solvent के distance के साथ. ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप RF वैल्यू कहते हैं. अब हर एक सॉल्वेंट की, हर एक कंपोनेंट, हर एक अमाइनो एसिड की उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में RF वैल्यू एक फिक्स स्पेसिफिक होती है, जिसका आपके पास एक डेटाबेस होता है. आप उस डेटाबेस से इस RF वैल्यू की कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपकी क्रोमेटोग्राम में आ रही है उससे कंपेयर करिए और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा अमाइनो एसिड है. तो दिस इज हाउ यू विल बी प्लानिंग योर एक्सपेरिमेंट एंड ऑल दीज डिटेल्स शुड बी देयर. ऑलवेज रिमेंबर P4 के अंदर आपका मस्ट प्लानिंग क्वेश्चन है जो कि आपकी एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को चेक करता है, इवैल्यूएट करता है.
तो उसके अंदर यू हैव टू थिंक ऑफ नाउ, हमारे पास वैरायटी, एक ही सिनेरियो होगा बट वी विल बी गेटिंग अ वैरायटी ऑफ आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सो ये प्लानिंग क्वेश्चंस जो हैं ये अभी 3 से 4 साल पहले ही 2016 से ऐड ऑन हुए, बट दे आर वेरी गुड। तो इसमें पूरी आपकी केमिस्ट्री की नो हाउ आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू प्लान इट आउट स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस P4 प्लानिंग क्वेश्चन इज आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स to draw the diagram, a completely labeled diagram, because one picture or one diagram is better than 1,000 words. तो अगर आप एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को लेबल कर देते हैं और साथ में 2-3 इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप्स दे देते हैं तो वो आपका मोर देन इनफ है। अच्छा, प्लानिंग क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसको सिस्टमैटिकली लेते हैं। तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लानिंग क्वेश्चन में मुझे केमिकल्स क्या चाहिए, ये लिख दिया। फिर अपैरेटस क्या चाहिए, वो लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना डायग्राम बनाते हैं, जो भी डायग्राम आपको सेटअप बनाना है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द मेटल, या आपको कोई हीट करना है, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, तो आपने डायग्राम बना दिया, उस डायग्राम को आपने लेबल कर दिया। फिर आपने नीचे मेथड लिखा और उस मेथड में आपने 2-3 पॉइंटर्स भी विद रेफरेंस टू द डायग्राम किया, दैट्स मोर देन इनफ। एंड एंड में हम हमेशा कंक्लूजन देते हैं। तो प्लानिंग क्वेश्चंस को हम बहुत तमीज से प्लान करना चाहिए, उसके बाद वी शुड स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज प्लानिंग क्वेश्चन मोस्टली आपके 6 मार्क्स के होते हैं। एंड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट पे एग्जामिनर वो प्लान करता है। समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह का एक और प्लानिंग क्वेश्चन हो सकता है कि तो प्रोटीन का हो गया, इसी तरह से वो कह सकता है कि यू हैव बीन गिवन अ फ्रूट जूस। ठीक है, आपको एक फ्रूट जूस दिया और आपको निकालना है कि इस फ्रूट जूस में कौन सी सिंपल शुगर्स हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपने माइनो एसिड, तो फ्रूट जूस को आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके सिंपल शुगर्स आ जाएंगे। फिर इन सिंपल शुगर्स की आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे, और क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के बाद यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट सिंपल शुगर्स प्रेजेंट इन इट। आई होप आई एम क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। और अब इसकी एक और वीडियो मैं सेंड करूंगी जहां पर मैं एडिशन पॉलिमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन की एप्लीकेशंस शो करूंगी। I'll be applying the concept through different past paper questions. That's all about the basic concepts.